नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति की शुरुआत हो गई है और राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइवेट नर्सरी स्कूल की तरह नजर आएंगे। बाल वाटिका नाम से चलने वाली प्री नर्सरी क्लास बच्चों के लिए खास होगी और नई शिक्षा नीति में ये शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। प्राइवेट प्री नर्सरी स्कूल और प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट पर अब सरकारी स्कूलों में भी क्लास होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये शुरुआत करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। प्री नर्सरी की क्लास आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी और अब आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम बाल वाटिका होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून से बाल वाटिका का शुभारंभ किया। बाल वाटिका क्लास में बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स बुक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बाल वाटिका में बच्चे आएं और प्राइवेट प्ले स्कूल से बेहतर माहौल मिले। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2030 तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी। शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, यहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा। 2030 तक पूरे भारतवर्ष में एनईपी को लागू करना है, तो इसके चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसके बाद हम माध्यमिक में शुरू करेंगे, फिर हम इंटर कॉलेज में करेंगे और फिर हम जो है डिग्री कॉलेज में करेंगे। बाल वाटिका क्लास उत्तराखंड के लिए खास साबित हो सकती है क्योंकि दूर दराज के गाँव में जहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। आप ये समझ के चलिए कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में प्री नर्सरी की क्लासेस होती हैं, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इस तरीके से सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस होंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी बाल वाटिका में कन्वर्ट किया गया है और प्री नर्सरी क्लासेस को बाल वाटिका का नाम दिया गया है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पूरे उसी तरह की व्यवस्था, जब आप अपने बच्चे के स्कूल लाइफ की शुरुआत करते हैं तो इसी तरह का माहौल आपको स्कूल में दिखता है। आप देखेंगे तो उनके यहाँ पर हल्के फुल्के खाने पीने का इंतजाम, उनके लिए खिलौने, उनके लिए यहाँ पर खेलने के अलग अलग तरीके के खिलौने, उसके अलावा स्कूल बैग्स भी। मतलब बच्चे जागरूक आप लोगों को भी ट्रेनिंग देगा डिपार्टमेंट अभी? आप लोगों के लिए एक नई चीज है। हाँ जी, नई जब आंगनबाड़ी में सिखाते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा अलग से और बच्चों को मिल जाएगा जिससे हमारे उत्तराखंड के बच्चे आगे बढ़े। अब एक सिलेबस मिल गया कि बच्चों को कितने टाइम में क्या कराना है, मतलब वही है सर्वांगीण विकास बच्चे का, और इसको हम सिस्टम से कराएंगे। सरकारी स्कूलों में अब तक पढ़ाई पहली क्लास से शुरू होती थी और प्ले स्कूल हजारों बच्चों के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन अब उत्तराखंड के हजारों बच्चों का प्ले स्कूल का सपना बाल वाटिका में सच होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर मीटिंग और कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाने के बाद आज हरक सिंह और प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचकर कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी से मुलाकात की। इस दौरान विधायक भुवन कापड़ी, कांग्रेस नेता विजयपाल सजवाण भी मौजूद रहे। काफी देर तक मुलाकात हुई और बातचीत हुई। हालांकि मीडिया के सामने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वहीं देहरादून में भगत सिंह कोश्यारी मुलाकात करने वाले हरक सिंह ने कहा इसके सियासी मायने नहीं निकालने चाहिए क्योंकि उनके भगत दास से पुराने संबंध हैं। हालांकि प्रीतम सिंह लंबे वक्त से पार्टी कार्यक्रमों से दूर ही दिखे हैं, जबकि हरक सिंह तो चुनाव के बाद कहीं नजर ही नहीं आए और बीते रोज कांग्रेस पर सवाल उठाकर कई सवाल उन्होंने छोड़ दिए। देखिए, कोश्यारी से मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध हैं और आज के नहीं है। मैं जब विद्यार्थी छात्र राजनीति कर रहा था तब से माने कोश्यारी जी और मेरे संबंध थे और मैं सामान्य रूप से उनसे हमेशा मिलता रहता। फिर भी जो है जब मैं निकला तो कुछ लोगों ने देख लिया तो उसकी भी चर्चा हो गई कि मैं सुबह सुबह पहुंच गया उनके घर पे। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए
हमको घर की दहलीज से बाहर कदम रखने हैं। और इसी कड़ी में कल मैं हरक सिंह जी से उनके आवास पर मिलने गया था। अब आज मैं और हरक सिंह जी यहाँ आ गए तो आपको इसमें भी जो है लग रहा है कि शायद कोई ना कोई राजनीति है। कोई राजनीति है, कांग्रेस ही को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस में क्या टूट हो सकती है। ये सवाल देहरादून से हरिद्वार तक जो हलचल हुई है उसके बाद खड़ा हुआ है। अब 2016 के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में हरक सिंह और हरीश रावत आमने सामने दिख रहे हैं। एक नेता को कांग्रेस कमजोर लग रही है और दूसरे को मजबूत। सोमवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष कमजोर है और मंगलवार को हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंच गए। कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के घर पर बात और मुलाकात हुई। लगातार 2 दिन हरक और प्रीतम का इस तरह मिलना कांग्रेस के अंदर कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने वाले हरक सिंह रावत फिर कोई हलचल मचाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि उनके जिन कामों को हरक सिंह टोटका कह रहे हैं वो चलते रहेंगे और कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। वहीं हरक सिंह ने भी हरीश रावत की बात का सीधा जवाब दिया है। कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है उनमें उत्तराखंड भी है और सक्रियता तो इस बात से जाहिर होती है, ये आलम है कि सत्तारूढ़ दल को अपना काम खास विधानसभा का हमारे विधायकों की सक्रियता की डर से 3 दिन पहले लपेटना पड़ा। विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि पार्टी कमजोर है, कमजोर नहीं है। वो रिश्ते में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब वो जेठानी देवरानी क्यों कह रहे? बड़े भाई हैं तो बड़े भाई बोले ना। वो बड़े भाई है, बड़े भाई रहेंगे, छोटे भाई थोड़ी हो जाएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस में झगड़ा हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट में था और चुनाव के बाद भी हालात ठीक नहीं है। तो सवाल ये भी है कि घर घर मीटिंग करके हरक सिंह के साथ प्रीतम सिंह भी क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? कल तो मैं गया घर, कितने लोग थे हम? आपको पता उस मीटिंग में 6 लोग तो हम कुल थे। कोई हम मीटिंग लेके कोई शक्ति प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे कहीं पे। सामान्य प्रक्रिया में होता है। आज हम महाराज जी के आए। देश में कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने का प्रयोग सफल रहा है। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस में हरक प्रीतम के कदम नई शुरुआत का इशारा है और हर मीटिंग में भविष्य के फैसले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित इलाकों के हालात किस कदर खतरनाक दिख रहे हैं, ये मुनस्यारी के द्वालीगाड़ में आप देख सकते हैं। बीते दिनों बारिश के कारण एक मोटर पुल यहां पर टूट गया था। तब से इस इलाके का संपर्क बाकी दुनिया से तो टूटा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है स्कूली छात्र छात्राओं को। जहां पर आप देख सकते हैं पुल टूटने के बाद कैसे स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बिरथी इंटर कॉलेज में यहाँ पर बिरथी, गिरगा, बला और बानी छात्र के गांव के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। पुल टूटने और नाला उफान पर होने के चलते छात्रों को पानी के तेज बहाव के बीच खुद को बचाते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। ऐसे में जरा सी चूक एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। पुल टूटने के बाद बीआरओ ने इसे बनाने का काम तो शुरू किया है, लेकिन अभी इसमें खासा वक्त लगना है। ऐसे में जब तक पुल नहीं बनता सैकड़ों छात्र छात्राओं को ऐसी ही दिक्कत होती रहेगी। ऐसे बच्चों की जान खतरे में है क्योंकि यहाँ रामनगर में काशीपुर से पौड़ी के बुआखाल को जाने वाले नेशनल हाईवे 309 के पास धनगड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसमें एक ऑल्टो कार बह गई। वहीं कार में 4 शिक्षक सवार थे जिनकी जान बाल बच गई। वहीं इस नाले के उफान पर आने से सुबह 5:30 बजे से यातायात बाधित है। इसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रैफिक शुरू किया गया। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में रात में हुई तेज बारिश के चलते नेटवाड़ से आगे 35 मीटर तक सड़क बह गई। ये मोरी सांकरी मोटर मार्ग है जो नेटवाड़ के पास तेज बारिश के चलते गदेरा उफान
में आने से 35 मीटर बह गया है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया। गोविंद वन्यजीव विहार नेटवाड़ बैरल के पास। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में आए उफान से कोटद्वार में कई इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं कौड़िया बस्ती के पुल पर ढहने का खतरा बना हुआ है। पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे पुल के गिरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुल से रोज जो आवाजाही करते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। चमोली जिले की अब बात करते हैं। मुख्यालय गोपेश्वर के नगरपालिका क्षेत्र के हल्दा पानी विकास नगर में हो रहे भूधंसाव अब यहां पर देखने को मिलने लगा है, जिससे लोगों में एक बार फिर से खौफ पैदा हो गया है। भारी बारिश के साथ ही भूस्खलन होने लगा, जिससे यहां के घरों को खतरा पैदा हो गया है। 2 दिन में हुई बारिश के बाद नगर पालिका ने मौके का निरीक्षण किया। पाइपलाइन के जरिए पानी निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रभावित घरों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी तैयारी है। द्वारा जो पानी का रिसाव वहाँ पे हो रहा था, हमने प्लास्टिक डाल करके वहाँ पर पानी को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे भेजने का काम किया। और जैसे छतों का पानी था उस पे पाइपलाइन, प्लास्टिक के पाइपलाइन बिछा करके उस पानी को आगे किया, क्योंकि जिससे स्लाइडिंग हो रही थी, जो खतरा है उस 2-3 मकानों पे बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। अभी मैंने डीएम साहब से भी बात की। नैनीताल में बलिया नाले के प्रभावितों को मानसून के दौरान घर छोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नैनीताल पालिका और जिला प्रशासन ने 5 परिवारों को तत्काल इस जगह से हटने को कहा है, जबकि 100 से ज्यादा परिवारों को इस बरसात से खतरा बना हुआ है। हालांकि जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिया है उनको सुरक्षित जगह में जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे हरिद्वार के साथ हल्द्वानी रोड तक खतरा बना हुआ है। वो देखते हुए 55 लोगों को नोटिस वगैरह दिए गए, परंतु उनके बाद नोटिस रिसीव नहीं किए, लेकिन उनको कुछ जानकारी दे दी गई है बलिया नाला आप स्वच्छ जगह अपनी चले जाएं। और इसके लिए जो 55 लोगों जो भी हमारे विस्थापित हुए, जो GIS मैपिंग के हिसाब से थे, उनको ऑलरेडी हमने दुर्गापुर में जो है पिछली बार हुई आवंटित कर चुके हैं, और लेकिन वहाँ भी कोई जाने के तैयार नहीं। तो उनको ये किया कि अपनी सुरक्षित स्थान पर अपना चले जाएं। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी में दायित्व बंटने की सुगबुगाहट के बीच नेताओं विधायकों की उम्मीदें भी हिलोरे मारने लगी है। कई नेता अब संगठन से लेकर सरकार और बड़े नेताओं की परिक्रमा करने में जुट गए हैं। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आवास है। उत्तराखंड आए कोश्यारी सोमवार को मुंबई लौट गए, लिहाजा अब उनके आवास पर भले ही सन्नाटा नजर आ रहा हो, लेकिन सोमवार तक भगतदा से मिलने वालों की यहाँ लंबी कतार थी। सियासी हलकों में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि दायित्व पाने की लालसा में ज्यादातर नेता भगतदा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इनमें पार्टी संगठन के लोग तो थे ही, कई विधायक भी भगतदा की एक सिफारिश की हसरत लिए यहाँ पहुंचे थे। सम्मान मिल रहा है। देखिए, पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसी में हम लोग खुश हैं, और मेरा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया है। सरकार की कमान संभाल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को भगतदा का करीबी माना जाता है, और धामी 2 सरकार में अब दायित्वों की बारी है। सरकार इस पर इन दिनों होमवर्क में जुटी है, लिहाजा दायित्व पाने की लालसा नेताओं को भगतदा के दरबार तक खींच ले आई। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी में सामूहिकता के साथ फैसले होते हैं, और जब समय होगा दायित्व भी बांटे जाएंगे। हमारे यहाँ देखिए सारे काम प्रक्रिया के तहत होते हैं। हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, और सभी काम समय पर होते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भले ही संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका राजनीतिक प्रभाव आज भी किसी से छिपा नहीं है। उनसे मिलने सिर्फ नेता विधायक ही नहीं गए, बल्कि आधा दर्जन IAS, IFS और PCS अधिकारी भी भगतदा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो दूसरी तरफ न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम दलबल के साथ राजमहल कंपाउंड पहुंची, जिसके बाद 4 मंजिला निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई
शुरू की गई। हालांकि इस दौरान निर्माण कर रहे व्यक्ति ने खुद को सही बताते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है कि ग्रीन जोन में अवैध तरीके से 4 मंजिला निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कई मकानों को चिन्हित किया है, जिसके बाद उन मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बार बार प्राधिकरण द्वारा रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी ये रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए इनके ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व से पारित हैं और जिन पर पूर्व में भी कई बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभी फिर उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन पर पुनः ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। टिहरी के बालगंगा तहसील में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि महिला रविवार को जंगल में लकड़ी लेने गई थी। जब शाम तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की गई। महिला का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मायके पक्ष का आरोप है कि महिला का पति और ससुर उसके साथ मारपीट करते थे और मौत के बाद भी सूचना नहीं दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की हत्या की गई है और उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। हमें तो यही लगता है सारे ना, जो हमने बॉडी देखी है उस लड़की के पीछे का सर पूरा फट रखा है, एक आंख में भी चोट आ रखी है। तो हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया मामला है, मतलब मारा गया है। कल तहसील में सूचना मिली कि मई कोर्ट में जो है किसी महिला ने फांस खा दी। उसके बाद हम मई फोर्स के मतलब जो हमारा कर्मचारी उनके साथ वहाँ गए तो तब हमारे द्वारा वहाँ पंचायत नियमों की कार्रवाई की गई और ये जो मौका स्थल था वो गांव से कम 2 किलोमीटर दूरी पे है। क्या वो पैया पानी तो 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर साधु संतों में खासा उत्साह है। संत समाज का कहना है बड़ी संख्या में शिव भक्तों का सम्मान होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कांवड़ियों को आना चाहिए। संत समाज का कहना है कि कांवड़ के दौरान जो व्यक्ति जल लेने आता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ शिव भक्त होता है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर कांवड़ियों का सेवा और सत्कार करना चाहिए। संतों ने कांवड़ को भाईचारे का संदेश देने वाली यात्रा बताया। कांवड़ियों के आने से कई बार लोग कहते हैं कि रास्ते बंद हो जाते हैं, इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस कांवड़िया देकर जाते हैं। और यह जो कांवड़ है, मैं इस कांवड़ के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि शांति और सौहार्द बनना चाहिए। 17 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। यात्रा को सकुशल कराने के लिए ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन ने एक मीटिंग ली, जिसमें ट्रैफिक प्लान का खाका तैयार किया गया। देहरादून के एसएसपी ने मेले से जुड़े सभी अधिकारियों, स्टेक होल्डर और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कॉर्नर किक से फुटबॉल सीधे गोल पोस्ट में डालने वाले उत्तराखंड के हेमराज सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी तो बने, लेकिन फुटबॉल जगत में अब सेलिब्रिटी और अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए अब हेमराज भी अन्य राज्यों का रुख करने लगे हैं। देखिए, जोहार खेलोत्सव में फुटबॉल मैच के दौरान हेमराज ने ऐसा जौहर दिखाया कि उसका एक वीडियो सोशल मीडिया में धमाल मचाने लगा। हेमराज ने ऐसी कॉर्नर किक मारी जो बनाना किक से फेमस हो गई और जिसने भी सोशल मीडिया में इस वीडियो को देखा उसने हेमराज को उत्तराखंड का मेसी बताया। लेकिन सोशल मीडिया में जितना फेम मिला उससे ज्यादा फेम के लिए अब हेमराज को प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है। हेमराज कहते हैं कि प्रदेश में फुटबॉल के मामले में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ की टूर्नामेंट्स कम मिलते, जो अच्छे टूर्नामेंट होते हैं तो यहाँ से अच्छे टूर्नामेंट नहीं खेल पाते क्योंकि आई लीग नहीं खेलते, आगे रजिस्ट्रेशन नहीं है वो, तो तब यहाँ से कम होता है चांस खेलने का। अगर बाहर जाऊँगा तो बाहर ज़्यादा रहेगा चांस खेलने आगे खेलने का। एसोसिएशन मतलब ग्रास रूट लेवल पे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे। वेरियस एज कैटेगरीज में मैक्सिमम टूर्नामेंट्स होने चाहिए ज़्यादा, स्कूल लेवल पे और ओपन कैटेगरीज में भी,
ताकि अच्छे प्लेयर्स को मौका मिले, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स को देखो जब तक कंपटीशन नहीं मिलेगा, टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे तो उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाएगी खुल के, फिर वो वहीं दबी रह जाएगी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जिलों में। फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, लेकिन इस राज्य खेल की सबसे ज्यादा दुर्दशा भी उत्तराखंड में ही है। जानकार मानते हैं कि सरकार को एसोसिएशनों को आड़े हाथ लेना चाहिए। यहाँ इस प्रदेश में जो फुटबॉल जिस तरह से चल रहा है उसमें यहाँ जो भी प्रॉमिसिंग प्लेयर है, जो टैलेंट है, उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो इसीलिए वो मजबूरन क्या होता है कि वो पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये पहला मौका नहीं जब प्रदेश के फुटबॉल प्लेयर्स दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हों, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर प्रदेश का खेल विभाग कब जागेगा और राज्य में फुटबॉल खेल की हालात में सुधार कब आएगा, ताकि खिलाड़ियों को पलायन न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर पहुंचे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना किसानों के साथ बातचीत की और किसानों ने चीनी मिलों में पेराई सत्र में होने वाली ब्रेकडाउन की समस्या को प्रमुखता से रखा और कहा कि गन्ना किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल रहे हैं और किसानों को यूपी और पंजाब से काफी कठिनाइयों के बाद बीज लाना पड़ता है। उन्होंने गन्ना भुगतान में देरी के साथ ही किसानों की समस्याओं को अधिकारियों की तरफ से गंभीरता से नहीं लेने की भी शिकायत की। वहीं गन्ना मंत्री ने कहा कि किसानों के दिए गए सुझाव से पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। समस्या जो है वो ब्रेकडाउन को लेके आई थी, गन्ना पेमेंट को लेके आई थी और अधिकारियों के रवैये को लेके आई थी। और आश्वस्त किया अपने किसान भाइयों को कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी करी जाएगी। 2 महीने के अंदर हमने 505 करोड़ रुपए का भुगतान करके गन्ना किसानों को। मानवाधिकार कार्यकर्ता पद्मश्री से अवधेश कौशल नहीं रहे। 87 वर्षीय कौशल ने आज अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। रोलेक संस्था के संस्थापक अवधेश कौशल जाना पहचाना नाम थे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की मिलने वाली आवास जैसी सुविधाओं को हाईकोर्ट में चुनौती देकर बंद कराने में भी उनका योगदान रहा है। बंधुआ मजदूरी के खात्मे के लिए साल 1972 में शुरू की गई उन्हीं की पहल के बाद बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू हुआ। दून घाटी में लाइम की माइनिंग को कानूनी तौर पर बैन कराने का क्रेडिट भी अवधेश कौशल को दरअसल जाता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।